हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त। तो सॉरी गाइज, मैं आज बिल्कुल टाइम पर लाइव नहीं आ पाया। उसका कारण था कि कुछ प्रॉब्लम हो रही थी जिसकी वजह से मैं टाइम पर लाइव नहीं आ पाया, कहीं बिजी था। ठीक है, तो इस वजह से मैं सोचा कि चलो क्लास तो मिस नहीं करें, क्लास तो लें हम। तो इस वजह से अब लाइव तो नहीं आया, लेकिन रिकॉर्डेड वीडियो मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो, हम कल पढ़ रहे थे वॉल्केनिक के बारे में, ज्वालामुखी के बारे में पढ़ रहे थे पिछली क्लास में। और हमने वहाँ पर ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा था कि ज्वालामुखी क्या होता है, कैसे आता है, और इसके क्या क्या कारण हैं, कौन कौन से कारण की वजह से ज्वालामुखी आता है। और इसके हमने अंग भी पढ़ लिया था। जो आप हमारा चैप्टर 8 का पार्ट फर्स्ट देखोगे तो उसमें ये सब कुछ देखने को मिल जाएगा। कौन से में? चैप्टर 8 के पार्ट फर्स्ट में, कि ज्वालामुखी के अंग कौन कौन से हैं, ज्वालामुखी क्या होता है, ज्वालामुखी क्यों आता है। ज्वालामुखी जब आता है तो उसमें टोटल 4 स्टेप होती हैं। वो 4 स्टेप कौन कौन सी होती हैं, ये सब हमने कल पढ़ लिया था बिल्कुल डिटेल से। अब हम बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि ज्वालामुखी से निःसृत पदार्थ, मटेरियल एग्जैक्टेड बाई वॉल्केनिक, कि जो ज्वालामुखी से पदार्थ कौन कौन से निकलते हैं जब ज्वालामुखी आता है पृथ्वी के धरातल पर। इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से जब ज्वालामुखी आता है तो इससे कौन कौन से पदार्थ निकल रहे हैं, कौन कौन से पदार्थ निकल रहे हैं जब ज्वालामुखी पृथ्वी के धरातल पर आता है। तो इससे बहुत सारे पदार्थ निकलते हैं, अलग अलग तरीके के पदार्थ निकलते हैं। तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि उनसे कौन कौन से पदार्थ निकल रहे हैं और वो कैसे निकल रहे हैं। बिल्कुल सारा पढ़ेंगे हम, बिल्कुल डिटेल से। तो अब अच्छे से लग जाओ। देखो उसमें हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे, देखो गैस। यदि आपने रियली में देखा हो ज्वालामुखी, वैसे भारत में तो आता नहीं है तो देखोगे कहाँ, लेकिन हम क्या करते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे बहुत सारी बार न्यूज़पेपर में देखा होगा या बहुत सारे लाइव वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे लाइव वीडियोस भी देखे होंगे जिसमें ज्वालामुखी का आप वीडियो देखोगे। तो ज्वालामुखी में क्या होता है, जब लावा निकलता है तो उसके साथ क्या निकलती हैं, गैसें भी निकलती हैं। क्या निकलती है? गैस भी निकलती हैं। तो गैस कौन कौन सी गैसें निकलती हैं हम ये पढ़ेंगे। देखो, जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा निकलती है जलवाष्प। क्या निकलता है? सबसे ज़्यादा जलवाष्प निकलता है। और जलवाष्प की मात्रा होती है 60 से 90%, कि जो ज्वालामुखी निकलता है और ज्वालामुखी में जो गैसें निकल रही हैं उन गैसों के 60 से 90% के बीच में जलवाष्प निकलती है। जो टोटल गैस निकल रही है उस टोटल गैस का 60 से 90% क्या होता है, जलवाष्प होता है। अब मैंने कल वीडियो में बता दिया था कि जलवाष्प कैसे बनता है। देखो, कोई भी मीडियम से कोई भी तरीका हो सकता है जिससे जो जल है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाता है। हो सकता है जैसे हम खेतों में सिंचाई करते हैं उसके माध्यम से चला जाता है। बरसात का पानी होता है वो रिस कर ज़मीन के अंदर चला जाता है। महासागरीय क्षेत्रों का जो पानी होता है वो रिस कर अंदर जाता रहता है। तो वो पानी क्या होता है, बिल्कुल रिसता हुआ नीचे जाता है, नीचे जाता है। और क्या होता है, पृथ्वी के आंतरिक भाग का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, नीचे जाने पर बढ़ता जाता है। सपोज डैट आप यहाँ से नीचे की ओर जा रहे हो तो यहाँ पर क्या होगा, पृथ्वी का जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। जिसके बारे में मैंने कल बताया भी था कि जब आप पृथ्वी के जो स्टार्ट का जो 100 किलोमीटर है, पृथ्वी की ऊपरी धरातलीय क्षेत्र से और नीचे के 100 किलोमीटर के एरिया में जब आप नीचे की ओर जाओगे तो टेम्परेचर में वृद्धि होगी 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना होगा, 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की वृद्धि होगी। लेकिन ये वृद्धि है जो लास्ट तक नहीं रहती, बाद में धीरे धीरे जो वृद्धि है वो कम होती जाती है। लास्ट में जब आप बहुत ही अधिक गहराई में चले जाते हैं तो जो टेम्परेचर की वृद्धि है वो पर किलोमीटर 1 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाती है। लेकिन जब इस रेशियो से भी हम नीचे जाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ही हाई होता जाता है। और जो वो पानी रिसकर नीचे जाता है वो क्या होता है, गर्म होता जाता है। और एक स्टेज ऐसी आती है कि वो पूरा जो पानी है वो अधिक टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, जलवाष्प में बदल जाता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई कि ज्वालामुखी से निकलने वाली समस्त गैसों में सर्वाधिक मात्रा होती है जलवाष्प की, और वो होती है 60 से 90%। उसके बाद में होता है भाई साहब कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर देखो मैंने 2 लिख रखा है। दूसरे नंबर पर आती है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरे नंबर पर आता है सल्फर डाइऑक्साइड। इसके अलावा नाइट्रोजन भी निकलता है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी निकलता है,
कार्बन डाइसल्फाइड भी निकलता है। तो ये कुछ गैसें हैं जो ज्वालामुखी के दौरान निकलती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सी निकलती है? जलवाष्प निकलती है। सेकंड नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। थर्ड नंबर पर सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। ये आपको सीरियल वाइज ध्यान रखना है। बाद में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड, ये समस्त गैसें निकलती हैं। ठीक है। उसके बाद बात की जाए तरल पदार्थ कि जब ज्वालामुखी आता है तो उससे क्या होते हैं? तरल पदार्थ भी निकलते हैं, जिसको हम लावा बोलते हैं। आप सभी को पता होगा। तो देखो, तरल पदार्थ के बारे में पढ़ें कि ज्वालामुखी से निकलने वाले तरल पदार्थ को लावा कहते हैं। ध्यान रखना, इसको मैग्मा भी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? इसको मैग्मा भी कहते हैं। ठीक है, कि ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो तरल पदार्थ निकल रहा है उस तरल पदार्थ को लावा भी कहते हैं, मैग्मा भी कहते हैं। और जो वो लावा निकलता है, वो जो मैग्मा निकलता है, उसका तापमान कितना होता है? उसका तापमान होता है 600 से 1200 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 600 से 1200 डिग्री सेल्सियस उस लावा का टेम्परेचर होता है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि जो वो लावा है वो कितनी गहराई से निकल रहा है। बहुत ही अधिक गहराई से निकलता है वो लावा। ठीक है। अब प्यारे साथियों, आगे क्या हुआ कि जो ये लावा है ना, ये भी दो प्रकार का होता है। एक अम्लीय होता है, एक क्षारीय होता है। जो अम्लीय लावा होता है उसमें अम्लता की मात्रा अधिक होती है। क्षारीय लावा में क्या होता है? क्षारीयता की मात्रा अधिक होती है या अम्लीयता की मात्रा कम होती है। अब कोई भी चट्टान है, उसका जो अम्लीयता है, कोई भी चट्टान हो, किसी भी चट्टान का जो अम्लीय गुण है वो निर्भर करता है सिलिका की मात्रा पर। किस पर? सिलिका की मात्रा पर। कि किसी भी चट्टान में यदि अम्लीयता का गुण बढ़ेगा तो समझो उसमें सिलिका की मात्रा बढ़ रही है, और यदि किसी भी चट्टान में अम्लीयता का गुण घटेगा, क्षारीयता का गुण बढ़ेगा, तो समझो उसमें सिलिका की मात्रा कम है। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है। तो लावा के प्रकार कितने होते हैं? लावा के दो प्रकार होते हैं। एक अम्लीय लावा होता है, एक क्षारीय लावा होता है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं प्यारे साथियों दोनों के बारे में। देखो, अम्लीय लावा, एसिड लावा, इसमें जो सिलिका की मात्रा होती है वो 75% से अधिक होती है। ठीक है। और इसमें जो लावा निकलता है ना, जो लावा निकलता है वो गाढ़ा होता है। क्या होता है? गाढ़ा। गाढ़ा का मतलब होता है वो टाइट होता है, वो चिपचिपा अधिक होता है। ये भी ध्यान में रखना। वैसे ये सारी बातें मैं आगे लिखा चुका हूँ, टेंशन मत लो, लेकिन ये बात लिख लो आप कि जो अम्लीय लावा होता है उसमें सिलिका की मात्रा कितनी होती है? 75% से अधिक होती है। जो वो लावा होता है वो गाढ़ा भी होता है, चिपचिपा भी होता है। ये भी ध्यान में रखना, वो क्या होता है? चिपचिपा होता है। और गाढ़ा और चिपचिपा होने की वजह से क्या होता है? वो कम फैलता है और तुरंत जम जाता है। ठीक है। गाढ़ा होने की वजह से और चिपचिपा होने की वजह से वो कम फैलता है और तुरंत जम जाता है। तीव्र ढाल वाले शंकुओं का निर्माण होता है। और ध्यान रखना प्यारे साथियों, जो अम्लीय लावा होता है ना, उसमें क्या होता है? तीव्र ढाल वाले शंकुओं का निर्माण होता है। मैं समझा देता हूँ एक बार आपको। क्या होता है? ये अम्लीय लावा है, ठीक है, यहाँ से ये निकला, ठीक है। अब ये निकल के क्या करेगा? इस तरीके से नीचे गिरेगा ये, ठीक है। सपोज दैट इस तरीके से नीचे गिर रहा है ये, ठीक है। तो ये क्या करेगा? गाढ़ा होने की वजह से यहीं की यहीं जम जाएगा। ये क्या होगा? यहीं की यहीं गिर जाएगा। ये ज़्यादा दूर तक फैलेगा नहीं। आप कोई भी ठोस लो, थोड़ा गाढ़ा पदार्थ लो कोई भी, और एक बिल्कुल पतला लो, तो पतला तो क्या होगा? गिरते ही बहुत दूर में फैल जाएगा, ज़्यादा क्षेत्र में फैल जाएगा। और जो गाढ़ा है वो क्या करेगा? कम क्षेत्र में फैलेगा, वो ऐसे कैसे जम जाएगा। सिंपल सी बात है ये वाली, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, गाढ़ा होने की वजह से क्या होता है? ये कम फैलता है, शीघ्र जमा हो जाता है, जिसकी वजह से तीव्र ढाल वाले शंकुओं का निर्माण होता है। जो शंकु बनता है उसका क्या होता है? जो ढाल होता है वो क्या होता है? तीव्र होता है। देखो ये ढाल देखो बिल्कुल तीव्र है, बिल्कुल खड़ा ढाल बनता है। थोड़ा इस तरीके से मान लो, लेकिन ढाल क्या होता है? अधिक बनता है इसमें, ठीक है। ये है अम्लीय लावा का चित्र। देखो अम्लीय लावा का जो डायग्राम होता है वो इस तरीके से बनता है। इस तरीके से क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये अम्लीय लावा बाहर निकल रहा है किसी भी ज्वालामुखी से, और इस तरीके के एक शंकु का निर्माण बन रहा है,
ठीक है। तो इस शंकु का देखो जो ढाल है वो क्या है, तीव्र है, खड़ा ढाल है, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं एक बार क्षारीय लावा के बारे में। बिल्कुल उससे अपोजिट बातें हैं सारी की सारी। पहली बात, क्षारीय लावा में क्या होता है, जो सिलिका की मात्रा होती है वो 40% से कम होती है। कितनी होती है, 40% से कम होती है। लावा क्या होता है, पतला होता है। जो लावा निकलता है, क्षारीय लावा क्या होता है, पतला होता है और कम चिपचिपा होता है। पतला और कम चिपचिपा की वजह से क्या होता है, ये तेज़ी से फैल जाता है, ठीक है। क्या होता है, तेज़ी से फैल जाता है। सबसे मेन बात, जो क्षारीय लावा होता है उसमें धात्विक खनिजों का जो अनुपात है वो अधिक होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि क्षारीय लावा में धात्विक खनिजों का अनुपात अधिक होता है। ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है कथन और कारण तरीके से क्वेश्चन बनाकर कि कथन ए, क्षारीय लावा में खनिजों का अनुपात कम होता है। कथन बी, क्षारीय लावा अधिक पतला होता है जिसकी वजह से इसमें शंकु के आकार का निर्माण नहीं होता, या शंकु के आकार का निर्माण नहीं होता, या क्षारीय होने की वजह से ये क्या होता है, ज़्यादा दूर में फैल जाता है। तो कथन कारण में किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो हमें ध्यान रखना है कि धात्विक खनिजों का अनुपात अधिक होता है तुलना में अम्लीय लावा के, ठीक है। शिल्डों का निर्माण होता है, मंद ढाल वाले शंकुओं का निर्माण होता है। अम्लीय लावा में तीव्र ढाल वाले शंकुओं का निर्माण होता है, क्षारीय लावा में मंद ढाल वाले शंकुओं का निर्माण होता है या शिल्डों का निर्माण होता है, ठीक है। देखो जो क्षारीय लावा है वो इस तरीके से बनता है। क्या होता है, मैं समझा देता हूँ। ये क्या है, धरातलीय भाग है। यहाँ से क्या हुआ, ये लावा निकला। सपोज दैट इतनी ऊंचाई से गिरा लावा, बहुत स्पीड से आ रहा है और अधिक ऊंचाई से गिर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से गिरा, लेकिन ये गिरते क्या होगा, बिल्कुल इस तरीके से फैल जाएगा, इस तरीके से फैल जाएगा, गिरते ही फैल जाएगा। ये क्यों, क्योंकि ये पतला है, गिरते ही फैल जाएगा भाई, गिरते ही इस साइड भी फैल जाएगा, इस साइड भी फैल जाएगा, बिल्कुल चारों तरफ फैल जाएगा बहुत दूर दूर तक। तो इससे क्या होता है, इस शंकु का निर्माण नहीं हो पाता, इस शंकु का निर्माण नहीं हो पाता। और क्या होता है, शंकु का निर्माण नहीं हो पाता, ध्यान रखना, इस शंकु का निर्माण नहीं हो पाएगा और ये बिल्कुल इस तरीके से फैल जाएगा पूरा पूरा लावा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं, प्यारी प्यारी बातें हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। देखो एक ठोस पदार्थ भी निकलते हैं, गैस निकलती है, तरल पदार्थ निकलते हैं, फिर निकलता है ठोस पदार्थ। ध्यान रखना, जो मैं कंटेंट पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल फिक्स वे में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन हर बार मैं बोल रहा हूँ, आप कोई भी टॉपिक कंप्लीट हो या तो हर पेज में 2-3 लाइन खाली छोड़ो, ठीक है। 2-3 लाइन ऊपर नीचे खाली छोड़ दिया करो, या फिर आप टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में 3-4 पेज खाली छोड़ दिया करो, क्योंकि हमें एक बहुत ही शानदार तरीके के नोट्स तैयार करने हैं। तो जैसे हम जब ऑब्जेक्टिव टाइप से बुक पढ़ेंगे, जो जो बातें हमें पता चलेंगी नई, तो वो वहाँ पर हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं ठोस पदार्थों के बारे में। किसके बारे में प्यारे साथियों, ठोस पदार्थों के बारे में। तो देखो यहाँ पर कुछ नहीं करना, हमें सीधा सीधा ध्यान रखना है कि ठोस पदार्थों में क्या क्या बोलते हैं। तो देखो एक तो होता है पायरोक्लास्ट। पायरोक्लास्ट क्या होता है, ठोस चट्टानी टुकड़े। ठोस चट्टानी जो टुकड़े होते हैं मैग्मा एवं भूपटल के टूटने से प्राप्त होते हैं। तो ये ध्यान में रखना, जो ठोस चट्टानी टुकड़े होते हैं उनको क्या कहते हैं, पायरोक्लास्ट बोलते हैं। कि जब ज्वालामुखी से लावा बाहर निकलता है और उस लावा में जब ठोस चट्टानी टुकड़े होते हैं तो उन ठोस चट्टानी टुकड़ों को क्या कहा जाता है, पायरोक्लास्ट कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर कुछ समझाने का है नहीं, केवल ध्यान रखने का है। उसके बाद देखो ज्वालामुखी बम, वोल्केनिक बम्स, कि जब पिघला हुआ लावा ऊंचाई तक फेंका जाता है तो वह जमीन पर गिरने से पहले जमकर गोल, अंडाकार या नाशपाती नुमा आकार ले लेता है, जिसे ज्वालामुखी बम कहते हैं, ठीक है। अब इसमें प्रोसेस क्या हो रही है मैं बताता हूँ आपको। देखो इसमें प्रोसेस क्या हो रही है मैं बताता हूँ आपको। देखो ये लाइन पढ़ ली आपने अच्छे से।
अब ध्यान से देखो 2 मिनट के लिए, यहाँ से क्या निकल रहा है, ये कोई धरातलीय क्षेत्र है, यहाँ से क्या निकला, लावा निकला और इस तरीके से ये फैला। ठीक है, तो ऐसे तो है नहीं कि बिल्कुल ये लाइन की लाइन ही गिरेगा, जब ऊपर से नीचे गिरता है तो क्या होता है, फैलते हुए गिरता है। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से क्या होता है, इस लावा के, इसी लावा से क्या निकलती है, इस तरीके से बौछारें निकलती है, इस तरीके से बौछारें निकलती है ना। ऐसे तो है नहीं, जैसे बरसात होती है ना, बरसात मान लो, या जब आपने देखा होगा ट्यूबवेल से जब पानी नीचे गिरता है, उस टाइप से मान लो इस तरीके से लावा नीचे गिरता है। तो होता क्या है कि जब ये बहुत ऊंचाई तक चला जाता है, जो फुहार होती है बहुत ऊंचाई तक चली जाती है, जब लावा बहुत तेज़ गति से ऊपर की ओर निकलता है, किससे, बहुत तेज़ गति से बाहर निकलता है, तो क्या करता है, ये जो लावा की फुहारें हैं वो क्या होती हैं, बहुत अधिक ऊंचाई तक चली जाती है। और जब ये ऊपर से नीचे गिरती हैं इस तरीके से वो फुहारें, तो क्या होती हैं, ये जो फुहारें हैं ना वो क्या होती हैं, नीचे गिरते वक्त क्या होती हैं, जम जाती हैं। ये बहुत अधिक ऊंचाई तक फव्वारें जाती हैं और वो फव्वारें जब पृथ्वी के धरातल पर वापस आती हैं तो उस टाइम क्या होती हैं, ये जम जाती हैं। और इनकी जो साइज़ होती है वो एक नाशपाती के आकार की होती है, जिसको हम बनास्पति भी बोलते हैं, तो उसके आकार की होती है। तो जो उसके आकार के लावा के जो गोले हैं, नाशपाती के आकार के जो लावा के गोले हैं, उनको क्या कहते हैं, ज्वालामुखी बम कहते हैं। ठीक है, और ये ज्वालामुखी बम की उत्पत्ति क्यों होती है, वो जो गोले बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं कि भाई जब लावा बहुत तेज़ गति से अचानक बाहर निकलता है तो क्या करता है, लावा की जो फुंकारें वो क्या करती हैं, बहुत अधिक ऊंचाई तक जाती हैं। क्या करती हैं, बहुत अधिक ऊंचाई तक जाती हैं, वो लावा बहुत अधिक ऊंचाई तक जाता है और जब वो नीचे की ओर गिरता है तो क्या करता है भाई साहब, उसकी जो बूंदें हैं वो क्या करती हैं, नीचे गिरते वक्त जम जाती हैं, जिसे क्या कहते हैं, ज्वालामुखी बम कहते हैं। अब आगे देखो, इसी में एक बात छुपी हुई है, लेपिली। जब इनका आकार मटर के दानों या कांच की गोलियों की तरह होता है और जब वो फुहारें नीचे गिर रही हैं, तो जब उनका आकार नाशपाती के आकार का होता है तो उसे ज्वालामुखी बम कहते हैं। लेकिन जब इन गोलों का आकार ही मटर के दानों के समान या कांच की गोलियों के समान होता है तो उसे क्या कहते हैं, हम उन गोलियों को लेपेली कहते हैं। क्या कहते हैं, उन गोलियों को लेपेली कहते हैं। ठीक है, और भाई साहब कई बार क्या होता है, जो वो गोले हैं ना, जैसे ये तो क्या था, मोटी साइज के गोले थे, इनका आकार क्या था, नाशपाती के समान था, तो इसको तो हमने क्या कह दिया, ज्वालामुखी बम कह दिया। फिर क्या हुआ, कांच की गोली या मटर के दाने के समान के आकार को क्या कह दिया हमने, लेपिली कह दिया। क्या कह दिया, लेपिली कह दिया इसको ज्वालामुखी बम कह दिया। लेकिन जब आकार इनसे भी छोटा हो, इस तरीके से बिल्कुल छोटा छोटा आकार हो इन गोलों का, तो उन्हें क्या कहते हैं, स्कोरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कोरिया कहते हैं। कि सबसे बड़ी साइज बम की होती है उन गोलों में, फिर उसके बाद लेपिली की होती है, और लेपिली से भी छोटे आकार के जो गोले होते हैं उनको क्या कहते हैं, स्कोरिया कहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों ध्यान रखना, ज्वालामुखी की लावा से संबंधित है। अब आगे देखो, कुछ शिलाखंड काफ़ी हल्के एवं छिद्रदार होते हैं जो लावा के झाग से बने होते हैं, जिन्हें फ्यूमिस कहा जाता है। ठीक है, तो कुछ जो शिलाखंड होते हैं वो काफ़ी हल्के और छिद्रदार होते हैं, तो उन हल्के और छिद्रदार शिलाखंडों को क्या कहते हैं, फ्यूमिस कहते हैं। फ्यूमिस किससे बना होता है, लावा के झाग से बना होता है। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ मैं कि कुछ शिलाखंड, डायरेक्ट ऐसे बोल दो कि फ्यूमिस होता है। जो फ्यूमिस होता है क्या होता है, हल्का और छिद्रदार शिलाखंड होता है। हल्के एवं छिद्रदार शिलाखंड को फ्यूमिस कहते हैं और फ्यूमिस लावा के झाग से बना होता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब आगे देखो, लावा या मैग्मा के सर्वाधिक बारीक कणों में राख या अंगार आता है। ठीक है, और यदि लावा के सबसे बारीक कणों की बात की जाए तो उसमें या तो राख आता है या अंगार आता है। ठीक है, लावा का सबसे बारीक कण कौन होता है, राख होता है या अंगार होता है। यहाँ पर देखो मैंने आपकी सुविधा के लिए सारी बातें लिख दी, मतलब हम उस तरीके से तैयारी करेंगे कि हमारे रियल में नंबर आए। तो देखो भाई लोगों, लावा से निकलने वाले ठोस पदार्थों के आकार का घटता क्रम।
लावा से निकलने वाले ठोस पदार्थों के आकार का घटता क्रम सबसे बड़े आकार का होता है पायरोक्लास्ट, उससे छोटे आकार का होता है ज्वालामुखी बम, इससे छोटे आकार का होता है लेपिली, लेपिली से छोटे आकार का होता है स्कोरिया, स्कोरिया के से छोटे आकार का होता है प्यूमिस, प्यूमिस से भी छोटे आकार का होता है राख, और राख से भी राख को ही क्या कहते हैं, अंगार कहते हैं। तो ये ध्यान में रखना, प्यूमिस से छोटे आकार का होता है राख या अंगार। तो इनको सीरियल वाइज याद रखना, बिल्कुल क्रम से याद कर लो, क्योंकि वो पूछ सकता है कि लावा से निकलने वाले ठोस पदार्थों को उनके आकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करो, उनके आकार के आरोही क्रम में व्यवस्थित करो, घटते क्रम में व्यवस्थित करो या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो। तो भाई क्वेश्चन कैसे भी पूछे वो हमें आंसर देना है, ठीक है। तो इस क्रम को याद कर लो, ये घटता हुआ क्रम है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ बाकायदा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा आगे बढ़े और हम पहुँचे एक नए टॉपिक पर जो इसी से संबंधित है। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लो, काम की बात है ये भी। देखो, ज्वालामुखी धूल एवं राख, लेपिली आदि के जमा होने से जो चट्टानें बनती हैं उसे टफ कहते हैं। कि ज्वालामुखी धूल एवं राख, लेपिली, धूल, राख और लेपिली आदि के जमा होने से जो चट्टान बनती है उस चट्टान को टफ कहते हैं। क्या कहते हैं? टफ। फिर आगे देखो, आगे आता है स्कोरिया से संगठित नुकीली चट्टानी टुकड़ों को क्रेसिया कहते हैं। कि जब बहुत सारे स्कोरिया आपस में मिल जाते हैं तो उनसे जो नुकीली चट्टानी टुकड़े को क्या कहते हैं? ब्रेसिया कहते हैं। ऐसे क्या होता है, बहुत सारे स्कोरिया आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे स्कोरिया आपस में मिल गए तो इनका जो नुकीला जो चट्टानी टुकड़ा है उसको क्या कहते हैं? ब्रेसिया कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? ब्रेसिया। और भी देख लो, कभी कभी बहुत छोटे छोटे नुकाले शिलाखंड लावा से चिपक कर संगठित हो जाते हैं तो उसे ज्वालामुखी संकोण सम कहते हैं। क्या कहते हैं? संकोण सम कहते हैं, ज्वालामुखी ब्रेसिया कहते हैं। नुकीले या नुकाले नहीं है, नुकीले, कि कभी कभी बहुत छोटे छोटे नुकीले शिलाखंड लावा से चिपक कर संगठित हो जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना, नुकाले नहीं है, नुकीले, इसमें मेरे को करेक्शन करना पड़ेगा, अदरवाइज याद करने में दिक्कत हो सकती है। तो नुकीले है यहाँ पर। तो कभी कभी बहुत छोटे छोटे नुकीले शिलाखंड लावा से चिपक कर संगठित हो जाते हैं, उन्हें ज्वालामुखी संकोण सम कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वालामुखी संकोण सम कहते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं क्या, ज्वालामुखी के प्रकार, ठीक है, ज्वालामुखी के प्रकार पढ़ेंगे, बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, ज्वालामुखी के प्रकारों में हम सबसे पहले पढ़ते हैं ज्वालामुखी के प्रकार। तो ये इनको सबसे पहले इनका जो विभाजन किया गया है वो दो आधारों पर किया गया। एक है ज्वालामुखी के उद्गार के अनुसार वर्गीकरण, दूसरा उद्गार की अवधि के अनुसार वर्गीकरण। एक तो ज्वालामुखी के उद्गार के अनुसार वर्गीकरण और एक उद्गार की अवधि के अनुसार वर्गीकरण। उद्गार की अवधि का मतलब होता है उद्गार का जो टाइम पीरियड है उसके अनुसार वर्गीकरण, ठीक है, बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, जो ज्वालामुखी के उद्गार के अनुसार वर्गीकरण है कि भाई ज्वालामुखी का उद्गार कैसे हो रहा है। यहाँ पर बात है कि ज्वालामुखी का उद्गार कैसे हो रहा है। दूसरी साइड जो अवधि की बात है उसमें टाइम की बात की गई है कि भाई आज वो उद्गार हो रहे हैं या वो उद्गार पहले हो रहे थे या वो उद्गार पता नहीं कब हुए थे या वो उद्गार कभी भी हो सकते। तो यहाँ तो क्या हो गई, टाइम की बात हो गई। समझना, उद्गार की अवधि के अनुसार का मतलब है क्या भाई वो ज्वालामुखी उद्गार आज हो रहे हैं, क्या वो ज्वालामुखी उद्गार कुछ टाइम पहले हुए थे, क्या वो ज्वालामुखी उद्गार बहुत साल पहले हुए थे,
या फिर वो ज्वालामुखी उद्गार कभी भी हो सकते हैं, उनका कोई टाइम फिक्स नहीं है। ठीक है, तो ज्वालामुखी की जो उद्गार की अवधि है उसके अनुसार जो ज्वालामुखी हैं उनको 3 भागों में विभाजित कर दिया गया। एक है सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी जो भाई प्रेजेंट टाइम में आ रहा है, ठीक है, वर्तमान समय में है प्रक्रिया चालू। एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है, एक शांत ज्वालामुखी है। ठीक है, तो ये था अवधि के आधार पर कि उद्गार की अवधि के आधार पर ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। एक सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी, दूसरा प्रसुप्त ज्वालामुखी, तीसरा शांत ज्वालामुखी। बिल्कुल जब हम डिटेल से पढ़ेंगे सब कुछ पढ़ लेंगे। उसी के अनुसार हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं हम जो ज्वालामुखी के उद्गार के अनुसार वर्गीकरण, ज्वालामुखी के उद्गार के अनुसार वर्गीकरण। तो जो ज्वालामुखी के उद्गार के अनुसार वर्गीकरण था उसको 2 भागों में विभाजित किया गया। एक भाग है केंद्रीय उद्भेदन के आधार पर या केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी, दूसरा है दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी। ठीक है, ज्वालामुखी के उद्गार के अनुसार वर्गीकरण है वो 2 प्रकार है। पहला केंद्रीय उद्भेदन वाली ज्वालामुखी, दूसरा है दरारी उद्भेदन वाली ज्वालामुखी। अब हम पढ़ते हैं केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखियों को 5 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, जो केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी है उनको 5 भागों में विभाजित किया गया है। एक हवाई तुल्य ज्वालामुखी, एक स्टोम्बोली ज्वालामुखी, एक वल्केनियन ज्वालामुखी, एक पिलियन तुल्य ज्वालामुखी, एक विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी। ठीक है, तो अब हम अपने सिलेबस में चाहे जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो चाहे कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, अब हम सिलेबस में इन सभी को बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे कि ये क्या है, कहाँ कहाँ पर आते हैं, क्या क्या विशेषताएं इनकी, बिल्कुल सारा फुल डिटेल से पढ़ेंगे, फुल विवरण के साथ। ठीक है, तो ये मैं आज तो पढ़ा नहीं पाऊँगा पूरे क्योंकि आपको भी पता है रियल सिचुएशन ये चल रही है इस टाइम में कि क्लास टाइम पर ना होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ। बिजी होने का कारण क्या है, मतलब देखो लाइफ में बहुत सारे काम होते हैं, हर इंसान की लाइफ में काम होते हैं, हमारी में भी होते हैं, आपकी में भी होते हैं। मम्मी जी का ऑपरेशन चल रहा है नाक का, उनके यहाँ पर एक ब्लैक स्पॉट है, तो वो क्या करता है कभी कभी हो जाता है फिर रिमूव हो जाता है अपने आप ही, फिर होता है फिर रिमूव होता है, फिर होता है फिर रिमूव होता है। तो वो थोड़े लंबे टाइम से चल रहा था, लेकिन अब उसका ऑपरेशन करवाना है तो इस वजह से थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ मैं। ठीक है, मम्मी पापा का भी ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं ओनली हवाई तुल्य, जो हवाई तुल्य ज्वालामुखी है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। बाकी की जो आगे के प्रकार है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं एक बार, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो यदि चैनल पर नए हो तो आप। देखो प्यारे साथियों, हवाई तुल्य ज्वालामुखी, हवाई तुल्य ज्वालामुखी, यह नामकरण हवाई द्वीप के ज्वालामुखी के आधार पर रखा गया भाई। जो हवाई तुल्य ज्वालामुखी है उसका जो नाम है ना वो किस आधार पर रखा गया है, हवाई द्वीप के ज्वालामुखी के आधार पर रखा गया है। कि हवाई द्वीप एक, आपको पता होगा कहाँ पर है हवाई द्वीप, तो उस हवाई द्वीप के नाम के आधार पर क्या होता है, उस हवाई द्वीप में ज्वालामुखी आते हैं। ठीक है, हवाई द्वीप में जो ज्वालामुखी आते हैं उस नाम के आधार पर, हवाई द्वीप के आधार पर क्या रख दिया, वहाँ के समस्त ज्वालामुखियों का नाम क्या रख दिया, हवाई तुल्य ज्वालामुखी रख दिया। सीधी सी बात है कि हवाई तुल्य ज्वालामुखी यह नामकरण हवाई द्वीप के ज्वालामुखी के आधार पर रखा गया है। ठीक है, अब देखो भाई, देखो यह लावा सिलिका की मात्रा सबसे कम होती है, और जो ये हवाई तुल्य ज्वालामुखी होता है इसमें जो लावा की मात्रा होती है, जो लावा होता है उस लावा में जो सिलिका की मात्रा होती है वो सबसे कम होती है। यदि हम ये 5 ज्वालामुखी हैं टोटल, वल्केनियन है, स्टोम्बोलियन, सभी की बात की जाए तो यदि इन सभी ज्वालामुखियों में बात की जाए तो सबसे कम सिलिका की मात्रा किस में होती है, हवाई तुल्य ज्वालामुखी में होती है। टेंशन मत लो, बिल्कुल मैं क्रम से आगे टेबल बना के समझा रखा हूँ, बिल्कुल। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हवाई तुल्य ज्वालामुखी का नामकरण किस आधार पर रखा गया, हवाई द्वीप के ज्वालामुखी के आधार पर। हवाई तुल्य ज्वालामुखी में सिलिका की मात्रा सबसे कम होती है।
जिस कारण इसके लावा में क्षारीयता का गुण पाया जाता है। और मैंने अभी बताया था कि यदि सिलिका की मात्रा कम होती है तो उसमें क्षारीयता का गुण होता है, यदि सिलिका की मात्रा अधिक होती है तो उसमें अम्लीयता का गुण होता है। तो यहाँ पर क्या है, क्षारीयता की मात्रा, सिलिका की मात्रा कम है, सिलिका की मात्रा कम होने की वजह से क्या होता है, इसमें क्षारीयता का गुण है, ठीक है। साथ ही साथ ये क्या है, पतला है, ठीक है। जब क्षारीयता की मात्रा क्षारीयता की मात्रा अधिक होती है या सिलिका की मात्रा कम होती है तो उसमें क्या होता है, लावा पतला होता है और कम चिपचिपा होता है। जितना ज़्यादा सिलिका की मात्रा होगी लावा उतना ही अधिक अम्लीय होगा, वो उतना ही ज़्यादा टाइट होगा, वो उतना ही अधिक चिपचिपा होगा, ठीक है। जस्ट अपोजिट, सिलिका की मात्रा कम होगी, उसमें क्षारीयता का गुण होगा, लावा पतला होगा और लावा कम चिपचिपा होगा, ठीक है। आगे देखो, ज्वालामुखी में विस्फोटक क्रिया कम होती है। जब लावा पतला है तो उसमें क्या होती है, जो विस्फोटक क्रिया वो कम होती है। उद्गार शांत ढंग से हो जाता है। भाई बिल्कुल पतला है तो वो बिल्कुल शांति से निकल जाता है, क्योंकि इसका लावा पतला है, क्षारीय है, इसमें गैस की तीव्रता कम होती है। और ये भी ध्यान में रखना, जो हवाई तुल्य ज्वालामुखी हो उसमें जो विस्फोटक क्रिया है वो भी सबसे कम है। इसका उद्गार बिल्कुल शांत हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि इसका लावा पतला है, लावा में क्षारीयता की मात्रा अधिक है, लावा में गैस की तीव्रता कम है, ठीक है। अब थोड़ा आगे देखो, कभी कभी लावा फव्वारे की तरह ऊपर उठता है, फव्वारे की तरह ऊपर उठता है एवं हवा तेज रहती है। और उस टाइम क्या होती है, हवा तेज रहती है तो ये लावा के अंश खींचकर लंबे चमकीले धागे की तरह हो जाते हैं, जिन्हें हवाई द्वीप के लोग पेले के बाल कहते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है भाई कि जो ये लावा होता है ना वो एक तेज फव्वारे की तरह निकलता है, कभी कभी निकलता है, हर बार नहीं। तो कई बार क्या होता है, ये लावा एक फव्वारे की तरह निकलता है, मतलब तेज स्पीड से अधिक ऊंचाई तक निकलता है। तो जब ये तेज और अधिक ऊंचाई से निकलता है तो क्या होता है, इसके जो ये कण होते हैं ना इस तरीके से लार बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, लार बना लेते हैं इस तरीके से, और वो क्या होते हैं, हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इन्हें ही क्या कहते हैं, इन चमकीले धागों को क्या कहते हैं भाई साहब, इन चमकीले धागों को क्या कहते हैं, पेले के बाल कहते हैं। तो क्वेश्चन यही आए बनेगा यहाँ पर कि पेले के बाल कौन से ज्वालामुखी से संबंधित हैं। तो पेले के बाल हैं जो हवाई तुल्य ज्वालामुखी से संबंधित है। वो कभी ये नहीं पूछेगा कि पेले के बाल क्या हैं, नहीं, वो सिर्फ ये पूछेगा कि पेले के बाल किससे संबंधित है। तो ध्यान रखना, पेले के बालों का संबंध है हवाई तुल्य ज्वालामुखी से, ठीक है। आगे देखो, ऐसे ज्वालामुखी उद्गार हवाई द्वीप में सर्वाधिक देखने को मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि इस ज्वालामुखी का नाम ही हवाई द्वीप के ज्वालामुखी के आधार पर रखा गया है। तो यहाँ पर जो हवाई तुल्य ज्वालामुखी है वो सर्वाधिक कहाँ पर है, तो हवाई तुल्य ज्वालामुखी सर्वाधिक हवाई द्वीप में। और इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है किलायु ज्वालामुखी। जो किलायु ज्वालामुखी है वो हवाई तुल्य ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो हवाई तुल्य ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा कहाँ पर आते हैं, हवाई द्वीप में आते हैं। हवाई तुल्य ज्वालामुखी का उदाहरण है किलायु ज्वालामुखी। कौन सा, किलायु ज्वालामुखी, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा हवाई तुल्य ज्वालामुखी कंप्लीट हुआ। और मैंने अभी बताया था कि हम केवल हवाई तुल्य पढ़ेंगे आज, बाकी के हम कल पढ़ेंगे बिल्कुल सिस्टम से, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। और प्लीज़ थोड़ा सा यहाँ पर आपको थोड़ा हेल्प करनी पड़ेगी मेरी कि मैं यहाँ पर थोड़ा कल और थोड़ा टाइम से क्लास नहीं ले पाऊँगा। मैंने प्रॉब्लम बता दी आपको, जो प्रॉब्लम थी मेरे साथ, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए, थैंक्स, बाय। वैसे जैसे मेरे को टाइम मिलेगा मैं तुरंत वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये, ओके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए, थैंक्स, बाय।